नमस्कार दोस्तों, एमके हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है नफ़रत भरी चाहत। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अथर्व का करारा जवाब सुनकर सुमित्रा जी की तो बोलती बंद हो गई थी और श्वेता के तो जैसे अरमानों पर ही पानी फिर गया था, लेकिन वो भी कम नहीं था। वहीं अब तक मालती जी भी हाथों में थाल और कलश लिए आ गई और गेट के पास जाकर उन दोनों की आरती उतारी। वैसे तो अथर को यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन वो दादाजी की वजह से जो हो रहा था वो देख रहा था। अब रिधा भी रस्म करके मेंशन के अंदर आ गई थी और सब लोग सोफे पर बैठ गए और सुमित्रा जी, श्वेता, नकुल तो वहाँ मन मार कर बैठे थे। उन्हें तो अभी तक अथर की शादी कर लेने की बात ही हजम नहीं हो रही थी। दादाजी रिधा को लेकर बोले, चलो बेटा, मैं तुम्हें सभी मेंबर से मिलवाता हूँ। तो मेरे बारे में तो पता चल ही गया होगा। मैं हूँ अथर्व का दादा। और अपनी बेटा बहू की और इशारा करते हुए, इनसे मिलो, ये तुम्हारी चाची सास है। और नकुल की और देखकर, ये तुम्हारा इकलौता देवर है। नकुल और श्वेता इनकी मामा की लड़की है और तुम्हारे चाचा ससुर अभी काम पर गए हुए हैं। बस इतनी छोटी सी फैमिली है हमारी, और अब से तुम्हारी भी। बहुत प्यार मिलेगा तुम्हें इस परिवार में। इस शादी से सिर्फ दादाजी ही खुश नजर आ रहे थे और सभी के चेहरों पर 12 बजे हुए थे। ये चीज़ रिधा ने भी नोट करी थी और अथर्व भी उन सबके चेहरे को आसानी से पढ़ सकता था। ऐसे ही उन्हें बातचीत करते हुए आधा घंटा बीत गए। अथर्व ने रिधा को इशारा कर सोफे से उठकर बोला, अच्छा दादाजी, अब हम दोनों चलते हैं, फिर कभी आएंगे। दादाजी, अथर्व बेटा, केवल एक दिन के लिए ही सही हमारे पास रह जाओ। वहाँ तो तुम हमेशा रहते हो। अपनी ना सही तो बहू के लिए ही रुक जाओ प्लीज़ बेटा। बहू तो वहाँ अकेली रहेगी, तुम तो काम से चले जाओगे, लेकिन बहू तो वहाँ पर अकेली रहकर बोर हो जाएगी। सिर्फ एक दिन ही की तो बात है अथर्व। लेकिन दादाजी, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, उसे मेरे साथ रहना है तो ये सब एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। दादाजी लास्ट हथियार अपनाते हुए, ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना? मैं बहू को ही अपने पास रख लेता हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। बहू हमारे पास रह जाएगी और मैं अपनी बहू से सेवा कर लूँगा। रिधा की ओर देखकर, क्यों बेटा, करोगी ना मेरी सेवा? रिधा, जी दादाजी। अथर्व अपने गुस्से को कंट्रोल कर, ओके फाइन, हम केवल आज रात के लिए यहाँ रुक रहे हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे, ठीक है? वैसे भी हमारा यहाँ रहना किसी को पसंद आए या न आए, सुमित्रा जी को टोंट मारने के उद्देश्य से बोलता है और ये बात वो बखूबी समझ गई थी। रात के समय अथर्व के चाचा जी मोहित भी ऑफिस से घर आ गए थे। वो भी रिधा से मिले और उन्हें भी रिधा बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वो अपनी बीवी बच्चों के उलट शांत और सुलझे हुए इंसान थे और वो अथर्व को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार करते हैं। फिर सभी रात का डिनर करते हैं और अथर्व रिधा को अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ जाता है। ये कमरा भी बहुत बड़ा था और सफ़ेद रंग से पेंटेड था और इसमें एक साइड क्लोजेट रूम था और सफ़ेद रंग के पर्दे थे। अथर्व आज न जाने कितने महीनों बाद अपने रूम में आया था, वरना तो वो सिर्फ नीचे से ही दादाजी के हाल चाल पूछकर तुरंत अपने घर चला जाता था। अथर्व, तुम दादाजी और चाचू के अलावा किसी से बात नहीं करोगी, समझी? रिधा हाँ में सिर हिला देती है। रिधा, वो हमें वॉशरूम यूज़ करना है, कहाँ पर है आप बता दीजिए। तो अथर्व उसे एक साइड करके इशारा करता है और रिधा सिर हिलाकर चली जाती है और 5 मिनट बाद वो बाहर आती है तो देखती है अथर्व अभी परेशान सा खड़ा हुआ यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। वो रिधा को बाहर आया देखकर उसके पास आया और रिधा को मौका दिए बिना ही उसे दीवार से सटा देता है। रिधा उसके लेफ्ट साइड से निकलने को हुई तो वो उस साइड अपने हाथ रख देता है और जब राइट साइड से जाने को हुई तो वो वहाँ हाथ रख देता है। अब रिधा के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था और वो अथर्व के बीचों बीच फंसी थी। वो अथर्व को हटाते हुए बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाना है, हमें बहुत नींद आ रही है, हमें सोना भी है। अथर्व, ऐसे कैसे? पहले मेरे सवालों का जवाब तो देती जाओ। तुमने दादाजी को हाँ कैसे करी? क्या मैंने तुम्हें इसकी परमिशन दी थी? आंसर मी।
रिधा, वो हमारे लिए बड़े हैं और बड़ों की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। अथर्व गुस्से से रिधा की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए, मैंने ये कहा है कि क्या मैंने तुम्हें इसके लिए इजाज़त दी थी? रिधा, नहीं, पर आप ये क्यों कह रहे हैं? हमें हर्ट हो रहा है और इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम किसी को मना नहीं कर पाते हैं। अथर्व, ओह रियली? तो तुम अपनी ये आदत बदल लो, अंडरस्टैंड? रिधा, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ किस लिए कर रहे हैं? आप तो शादी करने के बाद पूरे ही बदल गए हैं। कैसा बिहेव कर रहे हैं, हमारे तो समझ में ही नहीं आ रहा। अथर्व, मैं बदला नहीं हूँ, बस तुम्हारी नज़रों का फेर है। मैं तो शुरू से लेकर आज तक एक निर्दयी इंसान हूँ और आगे भी ऐसा ही रहूँगा, और तुम भी मुझे नहीं बदल सकती हो। और रिधा के हाथ छोड़ देता है, और मेरी एक ही पहचान है, द हार्टलेस माफिया, अथर्व राणा। रिधा को अथर्व की बातें सुनकर बहुत ही बुरा फील होता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसकी आंखें आंसुओं से पूरी भरी हुई थी, लेकिन वे किसी तरह उन्हें बहने से रोक लेती है। हम सच में बहुत बुरे हैं, सब हमसे नफरत करते हैं, पहले चाचा चाची और अब ये भी। आखिर क्यों हमारे नसीब में प्यार नहीं लिखा है? किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? पहले हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए, हमें नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी। एक प्यार ही तो मांगा था हमने, लेकिन हमारे नसीब में वो कहाँ। हमसे कोई प्यार नहीं करता है, आप भी नहीं करते भगवान। वो इस वक्त अपने आप को सबसे लाचार समझ रही थी। अथर्व वहाँ से वॉशरूम में चला गया था। रिधा अपना मन हल्का करने बालकनी में चली जाती है और ठंडी हवा को महसूस करने लगी। इस वक्त आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसे निहारिका का ख्याल आया, घर में सब कुछ ठीक तो हो रहा होगा ना? रिधा के फ़ोन करते निहारिका फ़ोन उठा लेती है। रिधा, हेलो निहारिका, सब ठीक है क्या? वो लोग तुम्हें परेशान करने तो नहीं आए? हमें बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए सोचा फ़ोन करके पूछ लेते हैं। निहारिका, डोंट वरी दीदी, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। आपको पता है वो सारे गुंडे अब पुलिस के हवाले हैं। मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी और मैंने आपको फ़ोन भी किया था, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। रिधा, हाँ, वो हम कुछ काम में बिजी होंगे इसलिए नहीं ध्यान दिया होगा। और ऐसे ही वो दोनों कुछ देर बातें करती रहती हैं। अथर्व ने रूम में आकर देखा तो रिधा नहीं थी और उसने इस पर गौर भी नहीं दिया। थोड़ी देर में उसे प्यास लगी, उसने देखा वहाँ पानी नहीं था, इसलिए वो पानी लेने के लिए नीचे आ गया। वहाँ श्वेता भी थी और उसने इस वक्त स्ट्रैप वाली नाइटी पहनी हुई थी। अथर्व उसे इग्नोर करते हुए जाने लगा तो श्वेता उसका रास्ता रोकते हुए बोली, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने उस 2 टके की लड़की से शादी कर ली? उसमें ऐसा है ही क्या? एकदम बहन जी टाइप लगती है। अथर्व, जस्ट शट अप। तुम जिसके खिलाफ अनाप शनाप बक रही हो ना, बोलो मत। वो मेरी बीवी है और मेरा दिमाग सटक गया ना तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीव इट। श्वेता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अथर्व, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी जो वो लड़की भी तुम्हें नहीं दे सकती है। और वो अथर्व के गले लग गई। अथर्व इससे संभल नहीं पाया और उसके साथ ही गिर गया। और ये सब श्वेता ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसने रिधा को रेलिंग से टिककर खड़े होते हुए देख लिया था और वो उसे जलाने के उद्देश्य से अथर्व के गले लिपट गई। और हुआ भी ऐसा ही। रिधा उन्हें ऐसे देखते ही वहाँ से चली गई और बेतहाशा रोने लगी। आखिर एक ही दिन में आपके कितने रंग देखने को मिलेंगे अथर्व जी? वहीं अथर्व उठकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे और श्वेता के खड़े होते ही उसने एक जोरदार तमाचा श्वेता के गालों पर जड़ दिया। आज के बाद से मेरे पास भी आने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा हाल करूँगा। और वहाँ से चला गया। और वहीं श्वेता आंखों में गुस्सा लिए अथर्व को जाते हुए देखती रही। श्वेता की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अथर्व ने रूम में आकर देखा कि रिधा सोफे पर सिकड़ी हुई सो रही थी। वो उसके पास आया और उसका चेहरा सीधा किया तो देखा उसके गालों पर आंसू के निशान बने हुए थे। ये रो क्यों रही थी? कहीं मेरी वजह से तो नहीं?
अब तो ये सो गई, कल पूछूंगा। और रिदा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद भी दूसरी साइड आकर लेट गया। और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। उधर दूसरी तरफ नकुल का कमरा। सुमित्रा जी, नकुल और श्वेता तीनों इस वक्त उस रूम में मौजूद थे और सुमित्रा जी बहुत गुस्से में थी। उस अथर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटे को मारने की? श्वेता के गालों पर हाथ रखकर, तुम चिंता मत करो, हम उसका भी कुछ करेंगे। श्वेता, नहीं बुआ जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ अथर चाहिए। उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगी। अगर उस लड़की को मारना पड़े तो वो भी। आखिर वही मेरे और अथर के बीच कांटा बनकर आई है, तो उसे तो दूर करना ही पड़ेगा। फिर अथर मेरा होगा। और वो पागलों की तरह हंसने लगी। सुमित्रा जी कुछ बोलने को हुई कि बीच में नकुल बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी श्वेता। वो लड़की तुम्हारे और अथर के बीच नहीं आ पाएगी। वो लड़की मुझे पसंद आ गई है तो मैं उस लड़की को अपने पास रखूँगा। मैंने उसके जैसी प्योर ब्यूटी आज तक नहीं देखी, एक भी दाग नहीं है। आई लाइक हर। सुमित्रा जी, अब तुम क्या बकवास करने लगे नकुल? बोलो मत। तुम लोग जो सोच रहे हो ना, वो कभी नहीं होगा। तुम लोग अथर को कम आंक रहे हो। तुम्हें पता है ना अथर किस टाइप का बंदा है? वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। एक बार कोई उसके खिलाफ चला जाए ना, वो फिर उसे मौत के ही दर्शन करवाता है। हो सके तो समझ जाओ, अभी भी वक्त है। अथर बहुत शातिर दिमाग का इंसान है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो तुम दोनों के साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए आखिरी बार कह रही हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हारे पापा वेट करते होंगे, चलती हूँ, नहीं तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और वो वहाँ से चली गई। उन दोनों ने ही सुमित्रा जी की बात पर गौर नहीं किया और अपना अपना प्लान बनाने लगे अथर और रिधा को पाने का। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब अथर को उनका सच पता चलेगा तो वो दोनों का क्या हाल करेगा। अथर गलती करने वालों को एक ही सजा देता था और वो थी मौत। इसी कारण उसका दबदबा पूरे मुंबई में था। उसका नाम ही काफ़ी है लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। अगली सुबह रिदा की आँख खुलती हैं तो वो अपने आप को बेड पर पाती है और उठने को हुई तभी उसे कुछ बाहर सा महसूस हुआ। उसने नज़रें ऊपर की तो देखा कि वो अथर के बाहों में थी। वो अथर के सीने पर सर रखे सो रही थी और अथर के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। रिधा अथर को ही निहारते बोली, ये शैतान सोते हुए कितना इनोसेंट से लगते हैं और जब जगे हुए होते हैं तब हरदम नाक पर गुस्सा चढ़ाए घूरते रहते हैं। वैसे हम यहाँ कैसे सोए? ज़रूर इन्होंने ही सुलाया होगा। हम तो बेड पर सो रहे थे। पहले खुद सुनाते हैं और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ किया ही नहीं है। मेरी शान में तारीफ़ें करने का कोटा पूरा हो गया हो तो मेरे ऊपर से उठने की कृपा करोगी? कितनी भारी हो तो मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम इतना खाना खाती हो। रिधा अथर के मोटी कहने पर आंखें बड़ी करते हुए, आप हमें इनडायरेक्टली मोटी कह रहे हैं? और हम किस एंगल से मोटे हैं? हमें तो सब पतली हो यही बोलते हैं। हमें तो लगता है कि आपकी आंखें खराब हो गई हैं, इलाज करवा लीजिए वरना आगे जाकर दिक्कत होगी। अथर, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है जो मेरी आंखें कमज़ोर कह रही हो? तुम्हारा तो कुछ करना ही पड़ेगा, तुम बहुत बोलने लग गई हो। अथर ने रिधा के लिए कपड़े मंगा लिए थे जिसे पहनकर वो नीचे चली जाती है और दादाजी के पैर छूती है। तो दादाजी बोले, बेटा आज आपका शादी के बाद पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? रिधा, जी दादाजी। फिर दादाजी मालती को आवाज़ देकर, मालती बेटा, आप रिधा बेटा को किचन में ले जाइए और जो चीज़ चाहिए वो दे देना। रिधा मालती जी के साथ किचन में चली गई। किचन बहुत बड़ा था और हर तरह सामानों से भरा था। मैच आधे घंटे में ही रिधा सारा खाना बना लेती है और सर्वेंट की मदद से डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। और तब तक सभी लोग खाने के लिए आ गए थे लेकिन अथर नहीं आया था। वो ऑफिस के काम में लग गया था। अथर नीचे आया लेकिन वो डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठकर रिधा का हाथ पकड़ता है और दादाजी को बाय बोलकर वो उनकी कोई भी बात सुने बिना ही मेंशन से निकल गया। बाहर आकर रिधा अथर का हाथ छोड़कर, ये क्या हरकत की आपने? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? कम से कम खाना खाकर तो चलते, ऐसे ही पकड़ लिया। अथर चुप, एकदम चुप। तुम्हें मना किया है ना कि तुम उन सब से दूर रहना है।
फिर भी तुम उनसे इस तरह बात क्यों कर रही थी? दरअसल बात ये हुई थी कि जब अतः सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था उस वक्त रिधा सुमित्रा जी से बात कर रही थी। ये देख अथर आग बबूला हो गया और सीधे रिधा का हाथ पकड़े बाहर ले आया। अथर को रिधा पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो अथर की बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। रिधा, लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अरे अब सामने से कोई चलकर बात करेगा तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा ना, नहीं तो वो क्या सोचती हमारे बारे में। अथर रिधा को घर छोड़कर कहीं चला गया था और अथर रिधा से बात भी नहीं कर रहा था और रिधा घर के अंदर आ गई। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए लेकिन अथर और रिधा एक दूसरे के करीब नहीं आए और अब रिधा भी थोड़ी बहुत बाहर जाने लगी थी क्योंकि वो सारा दिन घर पर रहकर बोर हो जाती थी। अथर ने भी इसकी परमिशन दे दी थी और आज वो शॉपिंग मॉल जा रही थी। अथर ने उसे यूज़ करने के लिए अपना कार्ड दे रखा था। रिधा ने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। उसने अपने लिए साड़ियाँ और सूट वगैरह पहनने के लिए खरीदे और वो बाहर आकर गई। तभी उसे सामने गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया और वो उस ओर बढ़ गई। वो रोड क्रॉस करके उस ओर गई और वो गोलगप्पे खाने लगी। गोलगप्पे खाकर वो उसके पैसे देकर रोड क्रॉस करने लगी क्योंकि ड्राइवर उस साइड कार लिए उसका वेट कर रहा था। रिधा बड़ी सावधानी से पार कर रही थी। तभी उसे फ़ोन आया और वो उस पर बातें करने लगी। वो बातें करने में इतनी मग्न हो गई कि उसकी नज़र सामने से आ रहे ट्रक पर नहीं गई और वो ट्रक तेज़ स्पीड से जाती हुई रिधा को टक्कर मार देती है और रिधा जोर के चिल्लाने की आवाज़ के साथ सड़क के बीचों बीच लहूलुहान हो गई थी। उसका एक्सीडेंट होते ही वहाँ भीड़ जमा हो गई थी और इतनी देर तक रिधा के न आने पर ड्राइवर भी वहाँ पर आ गया था और जैसे उसने रिधा को देखा वो फटाफट किसी को फ़ोन मिलाकर इसकी खबर दे देता है। एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला लिया गया था और एम्बुलेंस के आते ही रिधा को स्ट्रेचर पर लिटाकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। रिधा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। रिधा को पास के ही सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। उसे आईसीयू वार्ड में ले जाया गया। रिधा के एक्सीडेंट की खबर अब तक अथर के पास भी पहुंच गई। उसके तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और वो बिना समय गंवाए अपनी मीटिंग को अधूरा छोड़कर वो सीधा कार के पास गया और गाड़ी सड़कों पर दौड़ा दी और उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट नीरज भी आ गया क्योंकि इस वक्त अथर अपने होश में नहीं था और उसके ऐसे अकेले जाने का फ़ायदा उसके दुश्मन भी उठा सकते थे। थोड़ी देर में अथर हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो सीधे रिसेप्शनिस्ट पर जाकर पहुंचता है। अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन से रूम में एडमिट है? वो रिसेप्शनिस्ट अथर को घूरने लगी थी क्योंकि अथर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसका ऐसे अचानक हॉस्पिटल आना और किसी के बारे में पूछना उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अथर इसमें इरिटेट होकर खुद ही वहाँ रखे कंप्यूटर से पता करके रिधा के वार्ड की ओर चला गया। उसने देखा रिधा आईसीयू वार्ड में थी। उसने झांक कर देखा रिधा बहुत सी मशीनों से घिरी हुई थी और उसके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो बेजान से स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ये देखकर अथर के अनायास ही आंसू छलक उठे। तभी पीछे से नीरज उसे दिलासा देते हुए, कम डाउन सर, मैम ठीक होंगी, आप चिंता मत कीजिए। अथर पलटकर उसे गले लग गया और बोला, आई होप वो ठीक हो। मेरी ही गलती है, मुझे उसे बाहर जाने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि दुश्मन मेरे खुद के ही घर वाले हैं। तुम पता करो रिधा का एक्सीडेंट किसने कराया है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी की सोची समझी साजिश है। अगर इसके पीछे श्वेता या नकुल का हाथ हुआ तो मैं उन्हें अब की बार छोड़ूंगा नहीं। नीरज वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने चला गया और अथर एकटक आईसीयू को घूरने लगा। उसे रिधा के साथ बिताए सारे मोमेंट याद आ रहे थे। उसके दिमाग में सारे मोमेंट घूम रहे थे, जैसे रिधा का अथर की कार से टकराना, रिधा का अथर के ऊपर गिरना और अथर रिधा की सुबह वाली नोकझोंक। ये सब याद आते ही अनायास ही उसके होंठ खिल उठे। उसे आश्चर्य हुआ, ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं किसी से प्यार कैसे कर सकता हूँ? उसने महज 25 दिनों में ही मुझे प्यार करवा दिया। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल? तभी पीछे से आवाज़ आई, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा,
तुम बस एक्सेप्ट तो करो। अथर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ दादाजी थे। उन्हें जैसे ही ये खबर मिली वो तुरंत दौड़े हुए हॉस्पिटल चले आए। अथर, दादाजी आप यहाँ? दादाजी, हाँ बेटा, जैसे ही मुझे खबर मिली मैं यहाँ आ गया। वैसे मेरे पोते को प्यार हो गया। अथर, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी। बेटा अब मान भी लो। आखिर कब तक दिलासा देते रहोगे अपने मन को? और इस वक्त बहू को भी तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। अथर, यस दादाजी, आप सही बोल रहे हो। मुझे सच में रिधा से प्यार हो गया है और ये मैं आपकी वजह से ही समझ पाया हूँ। थैंक्स अलॉट दादाजी। चलो मेरे पोते को भी समझ आ गया। बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। बस दुआ है कि बहू सही सलामत हो। अथर दादाजी को पास रखी बेंच पर बैठा देता है। थोड़ी देर बाद आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकले। अथर उसे रोकते बोला, टेल मी डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर अथर को वहाँ देकर बुरी तरह से घबरा गया था। वो डरते डरते हुए बोला, अंदर आपकी वाइफ है? अथर, मैंने क्या फ्रांस में बोला है? नो डॉक्टर, नो सर। वो एक्चुअल में मैम की कंडीशन क्रिटिकल है और सर से ब्लड काफ़ी बह गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता है और अभी उनके जैसा ब्लड डोनर भी नहीं मिला है। अथर गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए, तो तुम क्या कर रहे हो? कैसे भी करके उसे ठीक करो। मैं कुछ नहीं जानता, वो मुझे ठीक चाहिए वरना तुम नहीं बचोगे। डॉक्टर अथर की बातों से घबरा जाता है। मैं इंतज़ाम करता हूँ सर, डोंट वरी, मैम ठीक होंगी। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ समय बाद रिधा को ब्लड चढ़ाया जाता है, जिसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। काफ़ी देर दादाजी के बैठे रहने के बाद अथर ज़बरदस्ती उन्हें ड्राइवर के साथ घर भिजवा देता है और खुद भी मन ही मन रिधा के लिए दुआएं मांगने लगा। और ऐसे ही थके होने के कारण उसकी आंख लग गई थी। अंदर रिधा का ऑपरेशन चल रहा था। 5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन होता है, जिससे अथर की नींद खुलती है और वो चौंकते हुए उठता है। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अगर 24 घंटे में उन्हें होश आ जाता है तो ठीक है, वरना वो कोमा में भी जा सकती हैं। हमने हमारा 100% दिया है, उसके आगे विधाता की मर्जी। अब तो उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दवाओं से ज़्यादा दुआएं काम आती हैं। शायद उनके अच्छे कर्म ही उन्हें बचा लें। अथर ने एक नर्स से अंदर जाने की परमिशन ले ली और वो रिधा के वार्ड में चला गया। उसने देखा रिधा गहरी नींद में सो रही थी। माथे पर पट्टियाँ बंधी हुई थी और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी और वो बेजान सी पड़ी हुई थी। हाथ पांव पीले पड़े हुए थे। अथर पास रखी टेबल पर बैठ गया और रिधा का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ रिधा, उठ जाओ मेरे लिए, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। यस, आई एम इन लव। मुझे यानी हार्टलेस अथर राणा को तुमसे प्यार हो गया है। बस एक बार अपनी आंखें खोल दो, फिर देखना मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कभी दूर नहीं होने दूंगा। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। और देखो, मुझे प्यार का एहसास भी तुम्हें खोने के डर से हुआ है और मुझसे तुम्हारी ये हालत नहीं देखी जा रही है। आई स्वेयर, जिसने भी यह किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार पता चल जाए। तभी अथर के पास नीरज का फ़ोन पिक करता है। नीरज, हेलो सर, वो मुझे मैम के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है उसका पता चल गया है। अथर, तो तुम कौन से मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी बोलो, कौन है वो? नीरज, सर इसके पीछे श्वेता मैडम का हाथ है। अथर, तुम्हें उस 2 टके की लड़की को मैम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, उसे हमारे पुराने अड्डे पर ले आओ। उसका तो मैं वहाँ देखूँगा। बहुत हुआ अब, उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी। उसकी आगे जो हालत होगी उसके जिम्मेदार वह खुद होगी। तुम उसे वहाँ लेकर पहुँचो, मैं भी वहाँ आता हूँ। अथर बॉडी गार्ड्स को रिधा का पहरा देने का ऑर्डर देकर अपने अड्डे पर जाने के लिए निकल गया। अथर अड्डे पर पहुंचकर देखता है कि श्वेता को कुर्सी पर बांध रखा था और वो बेहोश थी। उसे देख अथर को बहुत गुस्सा आ रहा था और आंखों के सामने रिधा का मासूम चेहरा दिख रहा था। अथर ने पास में रखा जग लिया और उसका सारा पानी श्वेता के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे श्वेता होश में आते हुए, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर पानी फेंका? जैसे श्वेता अथर को देखती है, डर से कांपते हुए बोली, अथर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपने आसपास देखते हुए, और ये मैं कौन सी जगह आ गई हूँ? अथर, तुम मेरे इलाके में हो
और अब जो हाल तुम्हारा होगा इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो श्वेता। लेकिन मैंने किया क्या है अथर, ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है जिसे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया, तुम पछताओगी श्वेता। अथर मैंने कुछ नहीं किया, सच में। अथर व्यंग भरी मुस्कान के साथ, ओ रियली? झूठ किसी और को बोलना, सच्चाई सामने आने पर सब चोर यही बोलते हैं श्वेता चिल्लाते हुए। हाँ मैंने करवाया है उसका एक्सीडेंट, क्योंकि वो हमारे बीच का कांटा थी। वो हमारे बीच आई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे मरवा कर हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। मैं क्या करूँ, मैं तुमसे 2 सालों से प्यार करती हूँ। पता नहीं उस लड़की ने 2 दिनों में ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि तुमने डायरेक्ट उससे शादी कर ली। मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया तुम्हें? क्यों, आखिर क्यों? अथर ओ जस्ट शट अप श्वेता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और रिधा का एक्सीडेंट करवा कर तुमने मुझे अपनी नज़रों में और गिरा दिया है। अथर अपने आदमी को आवाज़ देगा, सुनो तुम लोग, इस लड़की को इतना टॉर्चर करो कि इसकी रूह तक कांप जाए, और इसे बिल्कुल खाना पानी नहीं देना है। इसकी हालत बद से बदतर कर दो। आज के बाद ये कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 100 बार सोचेगी। फिर अतर हॉस्पिटल आ गया। उसने देखा रिधा को अभी तक होश नहीं आया था। अतर गुस्से में डॉक्टर के कैबिन में जाता है। बोल डॉक्टर, मेरी बीवी को अभी तक होश क्यों नहीं आया है? डॉक्टर, देखिए मिस्टर राणा, हमने आपको पहले ही कहा था कि हम अपना 100% दे रहे हैं। अब इसके बाद उन्हें होश नहीं आता है तो हमारा कोई कसूर नहीं है। हमने उनका इलाज बहुत अच्छे से किया है और अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। आप थोड़ा सब्र करें और भगवान से प्रार्थना करो, सब अच्छा होगा। भगवान किसी को निराश नहीं करता। अर्थर, मुझे ना सिखाओ डॉक्टर, वो मेरी अमानत है, वो मेरे लिए जिएगी, मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। बाय द वे, उसे कुछ भी हुआ तो कसम से तुम्हारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं, याद रखना। अर्थर राणा का 24 घंटे पूरे होने को आए थे, लेकिन रिधा को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। बस उसके हार्ट बीट चल रही थी और वो निढाल सी बिस्तर पर लेटी थी। डॉक्टर बाहर आकर, सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन आपकी वाइफ होश में नहीं आई और वो कोमा में चली गई है। अब तो सब रब के हवाले है। अर्थर रिधा के कोमा में जाने की बात सुनकर सुन हो जाता है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। डॉक्टर उसे संभालते हुए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और उनका अच्छे से ख्याल रखिए, वो शायद जल्दी ही कोमा से बाहर आ जाएं। अथर, संभालिए अपने आप को। अथर अपने आप को संभालते हुए, क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ? डॉक्टर जी, आप उन्हें घर ले जाइए, हम उनके लिए एक नर्स अपॉइंट कर देते हैं जिससे वह 24 आवर्स उनकी देखभाल कर सके। अथर रिधा को एक नर्स के साथ घर ले आता है। वो घर पर आया तो वहाँ पर दादाजी, सुमित्रा जी और नकुल वहाँ मौजूद थे। दादाजी रिधा को इस हालत में देखकर, बेचारी, इस बच्ची का क्या कसूर था जो भगवान ने उसकी इस तरह परीक्षा ली है? भगवान, मेरी बच्ची को जल्दी से ठीक कर दो। इस प्यारी सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये बात वो सुमित्रा जी को सुनाते हुए कहते हैं, क्योंकि अथर ने सबको बता दिया था कि श्वेता ने रिधा को जान से मरवाने की कोशिश की थी, और उसने सबको कह दिया था कि कोई उसे श्वेता को छोड़ने पर जोर नहीं देगा। सुमित्रा जी ने तो उनको पहले ही चेतावनी दी थी कि वो अथर से पंगा ना ले, लेकिन वो उस वक्त नहीं मानी, इसलिए उसे अब अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। नकुल तो अब शांत बैठ गया था। उसने अब सच्चाई का रास्ता पकड़ लिया और अथर ने अपने किए की माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन अथर ने उसे भी माफ़ नहीं किया था। अथर बिना किसी से बात किए नर्स को अपने पीछे आने का इशारा करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है। अपने रूम में आकर वो रिधा को बेड पर लिटवा देता है और उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें वो नर्स से लगवा देता है, और वो नर्स को कुछ देर के लिए बाहर भेज देता है और वो खुद बेड पर बैठ जाता है और उसका बेजान हाथ अपने हाथों में रखकर, जिंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़की के लिए ये बेजान दिल धड़का था। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा नहीं था कि कभी मुझे प्यार होगा, और मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। जब तुम होश भी नहीं हो तब मुझे तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ है, और तुम्हारी मासूमियत आज भी मेरे दिल में बसी हुई है।
अब तो बस तुम्हारे जगने की देर है, फिर तुम्हें कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। हम दोनों कहीं और चले जाएंगे, जहाँ सिर्फ तुम और मैं ही होंगे, तीसरा चौथा कहने वाला कोई नहीं होगा, और हमारे पास होगा तो सिर्फ सुकून। तुम्हारे होश में आने के बाद तुमसे बहुत सी असुनी और अनसुनी बातें करनी है। हम और हमारा खुशहाल जीवन उस भगवान ने हमेशा मेरे साथ खेल खेला है। बचपन में जब मुझे माँ बाप की ज़रूरत थी, तब उन्हें मुझसे छीन लिया, मुझे अनाथ करके छोड़ दिया, मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया। जब खेलने कूदने की उम्र थी, तब कमाई का बोझ सिर पर मढ़ दिया। नहीं चाहते हुए भी मुझे उस दलदल में जाना पड़ा जिसका अंत मौत हो। और जब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला, तो आपने उसे भी छीनने की कोशिश की। आखिर क्यों? मुझे अपनी इस क्यों का जवाब चाहिए। आखिर कब तक? अतर की आंखों में आंसू आ गए थे, उसकी आंखें आंसुओं से पूरी तरह भर गई थी। दादाजी बाहर खड़े होकर अतर की सारी बातें सुन ली थी। दरअसल वो जाने से पहले वो एक बार रिधा से मिलकर जाना चाहते थे। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाए। उन्हें आज अतर की बेबसी महसूस हो रही थी। वो अंदर जाते बोले, मेरा बच्चा, वो भगवान सिर्फ अच्छे लोगों का ही इम्तिहान लेता है, और तुम उन्हीं में से एक हो बेटा। थोड़ा सा सब्र करो, आने वाला कल सुखमय होगा। अथर गुस्से में, नहीं हूँ मैं अच्छा दादू, बुरा हूँ मैं, बहुत बुरा। मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जिस जिस चीज़ की मैंने चाह रखी थी, वह कभी मेरी नहीं हो सकी है दादू। अब मुझे अपनी ये ज़िंदगी भी बेजान सी लगती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई का बादशाह कहे जाने वाला अथर्व राणा अंदर से इस कदर बिखरा और टूटा हुआ था। लेकिन कुछ दर्द नासुर बन जाते हैं, जो ज़िंदगी भर अपनी छाप छोड़ देता है। दादाजी अतर की बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाते हैं, और रिधा और अतर के सिर पर हाथ फेर कर चले जाते हैं। अतर, कोई मुझे नहीं समझ सकता। फिर अतर नर्स को बुलाकर खुद फ्रेश होने चला जाता है। आज वो बहुत ही अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। रात के समय अथर नर्स को पास वाले कमरे में जाने को कहता है, और खुद रिदा को बैठे निहारने लगा। और ऐसे ही ना जाने वो रात के किस पहर में सो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है, लेकिन रिदा की कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं आता है। 5 साल बाद नैनीताल उत्तराखंड, एक 2 मंजिला घर जो पहाड़ियों के बीचों बीच बना हुआ था, और उसके बाद AR लेटर्स की नेम प्लेट लगी हुई थी। उस घर के अंदर बने एक कमरे में एक लड़की मशीनों के बीच गिरी हुई थी, और उसके पास में एक नर्स भी खड़ी थी। तभी गेट खोलकर एक लड़का अंदर आते हुए बोला, क्या इसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है? उस पर वो नर्स बोली, नो सर। हाँ, लेकिन इनकी आंखों को मैंने कुछ हिलने की कोशिश करते हुए देखा है। बेड पर बेजान लेटी लड़की और कोई नहीं बल्कि रिधा ही थी, और वो लड़का अथर्व ही था। रिधा को कोमा में गए हुए पूरे 5 साल बीत गए थे, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। और इसी से दिनों दिन अथर्व भी अपनी हिम्मत टूटती महसूस हो रही थी, और वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगा था। वो हर दिन रिधा की इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछता, लेकिन उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगी। अथर्व आज की रिधा की हालत के बारे में जानकर डॉक्टर्स को वहाँ बुला लेता है। अथर्व ने मुंबई को आज से 3 साल पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी रिधा को ऐसे खुले और शांत वातावरण में ले जाया जाए जहाँ का माहौल शांत प्रिय हो। जिसके बाद अथर्व बिना किसी को बताए मुंबई छोड़कर नैनीताल आ गया, और इसी के साथ उसने अपने सारे काले धंधे छोड़ दिए थे, और अब वो अपनी एक छोटी सी कंपनी चलाता है। और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि अथर्व आखिर रातों रात मुंबई छोड़कर कहाँ चला गया, और क्यों गया, और वो कहाँ पर रहता है, इसकी किसी को भी कुछ खबर नहीं थी। और इसी के साथ अथर्व ने वहाँ से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए थे, और अब उसकी लाइफ में सब सेट था। बस इंतज़ार था तो रिधा के होश में आने का, जिसके बाद केवल अथर्व और रिधा होंगे, और उन दोनों में प्यार। लेकिन प्यार तो केवल अथर्व ही करता है। क्या रिधा अथर्व से प्यार कर पाएगी? अगर वो अथर्व को छोड़कर चली गई तो तब अथर्व कहाँ जाएगा? अथर्व अपने ही आप में बातें किए हुए सोच रहा था, और आपस में ही ये बातें सोचकर
सिहर उठता है। लेकिन सही मायने में उसे अब अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद नज़र आ रहा था, क्योंकि रिदा ने उसे जीने की वजह जो दे दी, उसे अपने प्यार का एहसास कराकर। थोड़ी ही देर में डॉक्टर अतर के घर पहुंच गए। उन्होंने अच्छे से रिदा को ऑब्जर्व किया और उसे चेक किया। फिर वो अतर की तरफ मुड़कर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर राणा, उनकी कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं और इन्होंने अपनी पलकें झपकाई हैं। ये सारे सिम्टम्स पॉजिटिविटी की ओर इशारा करते हैं। आप बेफिक्र रहें, अब ये बहुत ही जल्द होश में होंगी और पहले की तरह ही चल फिर सकेंगी। अथर्व, लेकिन डॉक्टर कब तक? आज 5 साल हो चुके हैं, कब तक इंतज़ार? शब्द सुनना पड़ेगा। डॉक्टर अतर को शांत कराते हुए, जहां आपने पूरे 5 सालों से इंतज़ार किया है, वहां आप महज 2 दिन का इंतज़ार और नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर की बात सुनकर अतर काफ़ी हद तक शांत हो जाता है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर अतर नर्स को कुछ समय के लिए बाहर भेज देता है और हमेशा की तरह रिदा के पास बैठकर वो उससे बातें करने लगा। एक हाथ से उसने रिदा के हाथ को पकड़ा हुआ था और दूसरा वो उसके माथे पर फिरा रहा था। अतर का ये रोज का काम था। अतर रिदा के पास बैठकर घंटों बतियाता रहता था। रिदा तो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसे देख ऐसा लगता मानो वो कुछ समझने की कोशिश करती हो। शायद वो भी 5 साल बिस्तर पर लेटी रहकर अब ऊब चुकी थी। रिदा को खाना पानी एक पतली सी नलकी के माध्यम से दिया जाता था और नर्स हमेशा उसके पास रहती थी, वरना ज़्यादातर अथर तो अपने कामों में बिजी रहता था। आज संडे था, इसलिए वो फ्री था और फिर वो फ्री समय में अपना सारा वक्त रिदा के साथ गुजारता था। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ अतर घर से बाहर गया हुआ था। घर पर रिदा के साथ सिर्फ नर्स ही मौजूद थी। वो नर्स गहरी नींद में सो रही थी, जो सोफे पर बैठी सो गई थी। वहीं बेड पर लेटी रिदा के शरीर में हलचल होने लगी और वो अपने हाथ पैर हिलाने लगी, जिससे पास में रखी कुछ चीज़ें गिर गई, जिसकी आवाज़ से नर्स होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। वो जब रिदा की ओर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि रिदा ने अपनी आंखें खोल दी थी। ये देख नर्स जल्दी से रिदा के पास जाकर उसे संभालने लगी और अतर को कॉल करने लगी, लेकिन अतर ने 3-4 बार लगाने पर भी फ़ोन नहीं उठाया। तब नर्स डॉक्टर को फ़ोन करके जल्दी से घर आने को बोल देती है। डॉक्टर भी 10-15 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं और रिदा को चेक करने लगते हैं। वहीं अतर जब फ्री होता है तो अपना मोबाइल देखता है तो उसमें नर्स के बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। वो सोच में पड़ गया और नर्स को फ़ोन मिलाता है तो नर्स फ़ोन उठा लेती है और बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, रिदा मैम इज़ आउट ऑफ कोमा। तब ये तो सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता है। वो दोबारा पूछता है, व्हाट, क्या सच में? नर्स, जी सर, आप जल्दी से आ जाइए, मैंने डॉक्टर्स को भी बुला लिया है। अतर हाँ बोलकर बिना देरी किए वहाँ से फटाफट निकल गया और जितना हो सके उतना तेज गाड़ी भगाने लगा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुँच गया और भागते हुए रिदा के रूम में पहुँचता है और देखता है इस वक्त रिदा बिन्हीं मशीनों के बिस्तर पर बैठी हुई थी और डॉक्टर से हंसते हुए बातें कर रही थी। अतर तो इतने सालों बाद रिदा को मुस्कुराते हुए देखकर उसकी निश्चल मुस्कान ही खो जाता है। वो अंदर आता है तो डॉक्टर वहाँ से साइड हट जाता है तो अतर रिदा के पास बैठ जाता है और अपने हाथ उसके माथे पर रखकर बोला, अब कैसा लग रहा है? रिदा अतर को देखने लगी, क्योंकि इतने सालों में उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने अपने बाल बढ़ा लिए थे, जिससे उसे पीछे की साइड छोटी करनी पड़ती थी, और उसने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और पहाड़ों के बीच रहने से उसके चेहरे पर निखार आ गया था। रिदा को खोया देखकर अतर बोला, क्या हुआ? मैं ही हूँ, तुम्हारा पति, भूल तो नहीं गई मुझे? रिदा जल्दी से अपनी मुंडी ना में हिलाकर, नहीं नहीं, हमें याद है कि आप ही हमारे पति हैं, बस आपको इस लुक में देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अब यकीन हो गया आप ही हैं। अतर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने तो अब भी वैसा ही दिखता हूँ। तो रिदा अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, आप बहुत बदल गए हो, मुझे तो पहले वाले ही अतर राणा अच्छे लगते थे, ये वाले नहीं।
अतः लेकिन मुझे क्या हुआ है? कहीं कोमा में रहने के कारण तुम्हारी आंखें तो खराब नहीं हो गई हैं? इसी बीच इन दोनों की ये मिनी फाइट नर्स और डॉक्टर्स एंजॉय कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। रिदा, आप सच में बड़े बड़े बालों और इन बड़ी दाढ़ी में ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी वाले राक्षस राजकुमार लग रहे हो। इससे अच्छा आप पहले ही वाले लुक में लगते थे। आथर अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर स्तंभ रह गया। उसने सोचा नहीं था कि रिदा इस तरह से बातें करेगी। वहीं रिदा के मुंह से आथर की तारीफें सुनकर वो दोनों ही अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं और जोर जोर से हंसने लगे। वहीं अथर गुस्से में उन्हें घूरने लगा, जिसके डर से वो दोनों ही शांत हो गए। डॉक्टर जाते हुए अथर से बोले, ध्यान रखे ये आज ज़्यादा न बोले वरना ये इनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करेगा। मैं चलता हूँ। फिर अथर नर्स को भी वहाँ से भेज देता है और खुद रिदा की ओर बढ़ते बोला, और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? रिदा अथर के इस तरह अपनी ओर आते देख हड़बड़ा जाती है और पीछे की ओर खिसकने लगती है। अथर भी उसके पास जाने लगता है। रिदा पीछे पीछे आते हुए अचानक से रुक जाती है, क्योंकि उसके पीछे दीवार आ गई थी, जिसके कारण वो आगे पीछे नहीं हो पा रही थी। अब तक अथर भी उसके करीब आ चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से अथर के आजू बाजू अपने हाथ रख लिए थे। अब रिदा के पास जाने की न मात्र भी गुंजाइश नहीं थी। अथर अपना चेहरा रिदा के चेहरे के एकदम करीब ले जाता है, जिसे देख रिदा, ये आप क्या कर रहे हैं? अथर अपनी दाढ़ी रिदा के गालों पर चलाने लगता है। रिदा ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। रिदा को अथर के ऐसा करने पर गुदगुदी होने लगती है। वो अपनी आंखें खोल कर देखती है। रिदा अथर को रोकते हुए, आप रुक जाइए, हमें गुदगुदी हो रही है। अथर, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है। फिर अथर उसे छोड़ देता है। रिदा वहाँ से बालकनी में चली जाती है। अथर भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। बालकनी से बाहर का व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और हरे भरे मैदान, और पास में ही बहती नदी की कलकल बहती आवाज़ें और सुख और शांति से भरा माहौल। रिदा अपनी आंखें बंद करके उन्हें महसूस करने लगी और अथर से बोली, वाओ कितना ब्यूटीफुल है ना ये सब। अथर, हाँ पर तुमसे कम। उसके ऐसा कहने पर रिदा आंखें खोल उसे ही देखने लगी। अथर, वैसे तुम्हें ये सब पसंद आया? रिदा एक्साइटेड होकर, बहुत बहुत ज़्यादा। हमारा बस चले तो हम ताउम्र जिंदगी यहीं गुजारे इन पहाड़ों के बीच। अथर, तो समझो अब हम यहीं रहेंगे। रिदा, सच्ची? अथर, मुच्ची। अथर रिदा को अपने गले से लगा लेता है और रिदा भी बिना किसी शिकायत के अथर की कमर पर अपने हाथ लपेट देती है। दोनों ही एक दूसरे के खामोशी से गले लगे हुए खड़े थे। शायद दोनों ही इतने सालों की दूरी को महसूस करके एक दूसरे में सिमटने की कोशिश कर रहे थे। चांद भी शायद उनके मिलन की खुशी में गवाही देने आ गया था और वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में ही खोए हुए थे। अगली सुबह अथर और रिदा दोनों की ही नींद देर से खुली। दोनों ही आंख मलते हुए उठे। वो उन दोनों के फेस पर भीनी भीनी मुस्कान बिखरी हुई थी। अथर वैसे भी 2-3 दिन तक कहीं जाने वाला था। वो ये 2-3 दिन सिर्फ रिदा के साथ बिताना चाहता था और रिदा को महसूस कराना चाहता था। अतः फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चला गया था, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसने किसी मेड को नहीं रखा, बल्कि खुद अपना खाना बनाकर खाता था। उसने अपने और रिदा के लिए नाश्ता तैयार करके ऊपर कमरे में ले आया और टेबल पर रख दिया। अब तक रिदा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और बेड पर बैठ गई थी। आज सारा नाश्ता रिदा की पसंद का था, जैसे बटर सैंडविच, पोहा और चीज़ रोल वगैरह। और इन सब के साथ अथर ने रिदा की फेवरेट अदरक वाली चाय बनाई थी। रिदा को तो इतनी सारी चीज़ें देख मुंह में पानी आने लगा था और उसकी 2 गुनी भूख पड़ गई थी और वह बिना रुके खाने लगी। यहाँ तक कि उसने अथर से भी पूछना गवारा नहीं समझा और रिदा मस्त मौला होकर खाने लगी। अथर ने अपना गला खंगारा। तब तक रिदा ने अपनी नज़रें उठाकर उसे देखा तो रिदा असमंजस में उसे देखी और फिर उसे याद आया कि उसने अथर से तो खाने का पूछा ही नहीं। उसने फिर से खाना लिया और अब की बार वो खुद ना खाकर अथर की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया तो अथर भी बिना ना नुकुर करे खा लेता है।
लेकिन वो जानबूझकर उसकी उंगलियों को बाइट कर देता है, जिससे रिधा को दर्द हुआ और वो गुस्से से बोली, ये क्या किया आपने? देखो मेरी उंगली काट दी। रिधा ने देखा अथर उसकी हरकत से मुस्कुरा रहा था। रिधा, आप हंस क्यों रही हो? हमने क्या कोई जोक मारा है? हमने कुछ पूछा है आपसे? तो अथर, वो तुम अकेले ही खाए जा रही थी और मुझे फुल्ली इग्नोर कर दिया, और तुम्हें तो पता है ना, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रिधा, हाँ हाँ, हमें पता है, आप द ग्रेटेस्ट अथर राणा है। हमारे आपको खाने पर आपका ईगो हर्ट हो गया। सो सैड। अथर, तुम्हें कुछ ज़्यादा छूट नहीं मिल गई है जो मुझसे जबान लड़ाने लगी हो? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। रिधा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात बदलते हुए, वैसे खाना बहुत ही टेस्टी था, आपने बनाया है क्या? आप तो बहुत टेस्टी खाना बनाने लगे। तो अतर उसे घूरते हुआ, मेरे अलावा तुम्हें यहाँ कोई दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स, खाना मैंने ही बनाया है। रिधा, आप सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम इस काम से तो फ्री रहेंगे। अतर, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं तो सिर्फ आज ही बनाया हूँ, अब से तुम ही बनाओगी। तो किसी भी भरम में ना रहना। अब वैसे भी तुम ठीक हो गई हो। अगले दिन अतर रिधा को तैयार होने को बोलता है, तो रिधा बोलती है, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अतर, हाँ, हम घूमने जा रहे हैं। रिधा घूमने जाने के नाम से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे शुरू से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। वह नई नई जगह एक्सप्लोर करे और ऐसे ही वह अपनी लाइफ में अलग अलग संस्कृतियों को देखे, वरना तो बचपन से ही वह अपनी चाची के ताने सुनते हुए ही बड़ी हुई थी। वरना तो उसकी चाची उसे बाजार भी अकेले नहीं जाने देती थी। वहीं आज उसकी लाइफ इन सब से हटकर हो गई है, जहां उसके पास खुद से भी ज़्यादा चाहने वाला हम सफ़र है, जो उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है, जो उसकी हर ख्वाहिश को सिर आंखों पर रखकर पूरा कर रहा है। सच में वो आज अपने आप को दुनिया की सबसे लकी इंसान समझ रही थी, और ये सब सोचते हुए उसे अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देख अथर्व ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बता। अगर तुम्हें आज नहीं जाना तो कभी और चलेंगे। रिधा, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये तो खुशी के आंसू हैं, और हाँ, हम आज ही घूमने जाएंगे, समझे आप? अथर, ओके बाबा, अब चलें। इसके बाद वो दोनों ही घूमने के लिए निकल गए। दोनों सुबह से शाम तक घूमने में बिताया। उन्होंने नैनी झील के अंदर बोटिंग भी की और स्केटिंग भी की, और दोनों ने बैलून सवारी भी की। रिधा तो आसमान में उड़कर बहुत खुश हो रही थी। इतना सब कुछ करने का ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने पहाड़ों की चढ़ाई की और वहाँ पर भी खूब एंजॉय किया। शाम के समय भूख लगने पर अतर ने पास में ही बने ढाबे में खाना खाया और ऊंचे पहाड़ों पर खड़े होकर सनसेट का व्यू देखने लगा। वहाँ का नज़ारा सच में दिल को लुभाने वाला था। पहाड़ पर होने की वजह से वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जो सब टूरिस्ट के सिर हिलन को पैदा कर रही थी। रिधा और अतर के जैसे वहाँ पर कई कपल इस ब्यूटीफुल व्यू को देखने आए हुए थे। वहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। वहाँ का व्यू देखने में बहुत ही सुंदर था। शायद ये कपल्स के लिए ही बनाया गया था। पहाड़ों के नीचे से झील का दृश्य भी दिख रहा था। इतनी दूरी पर दिखने में वह बहुत छोटी लग रही थी। रिधा और अतर ने अपने 5 सालों की दूरी को इन यादगार सफ़र के दौरान पूरा कर लिया। दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अच्छे पल गुजारे, और ये यादगार पल वो हमेशा अपने पास संजो कर रखने वाले थे, जहाँ वे दोनों और उनके साथ उनका सुकून था। दोनों ने एक साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाए और एक दूसरे के साथ अपनी कंपनी एंजॉय करी। ऐसे ही रात हो गई थी और अतर ने अपने सोने के लिए टेंट लगा लिया था, क्योंकि आज वो वहीं सोने वाले थे, और दोनों ही एक दूसरे के आगोश में सो गए। अगले दिन सुबह सुबह ही अतर और रिधा वहाँ से निकल चुके थे और कार से अपने घर जा रहे थे। हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। रिधा को ऐसा मौसम बहुत पसंद था,
और अब तो उसको ऐसा नज़ारा रोज़ देखने को मिलने वाला था। दोनों ही घर पहुंचकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक रोज़ शाम का वक्त था। रिधा सोफे पर लेटी हुई थी और घर में अकेली। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और उसका मन बेचैन था। उसे रह रहकर अथर्व का ख्याल आ रहा था। बुरे ख्यालों ने उसे अंदर तक घेर लिया था। धीरे धीरे शाम गहराने लगी थी और रिधा का मन और अधिक विचलित होने लगा था और रिधा की बेचैनी भी बढ़ते समय के साथ और अधिक बढ़ती ही जा रही थी। उसका जी मचलने लगा था और उसे उल्टियाँ आने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और ढेर सारी उल्टियाँ कर दी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी और उसे चक्कर आने लगे। तो वो दीवार के सहारे अपने हाथ रखे धीरे धीरे करके वहाँ से रूम में आ गई। रूम में आते ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, जिससे रिधा को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने देखा अथर्व का फ़ोन आ रहा था। वहाँ से जो बोला गया उसे सुनकर रिधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो अपनी परवाह किए बिना ही वहाँ से भागी। दरअसल फ़ोन पर कोई दूसरा आदमी था, जिसने रिधा से पूछा कि वो अथर्व की क्या लगती है। उसके बाद उसने बताया कि अथर्व इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। रिधा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इतना सुनते ही रिधा के हाथ से फ़ोन गिरकर छूट गया और वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। रिधा हॉस्पिटल पहुँचकर रिसेप्शन पर अथर्व का वार्ड रूम पूछती है। उसके बाद वो सीधा ऊपर जाकर अथर्व का रूम ढूंढने लगी। रिधा हॉस्पिटल के अंदर अथर्व का रूम ढूंढ रही थी, पर इन सब चक्कर में उसने अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और वो अपनी बेचैनी के चलते खाना भी नहीं खाई थी और सुबह से भूखी थी। अचानक ही रिधा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। आधे घंटे बाद रिधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने आप को हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ पाया, पर फिर उसे अथर्व का ख्याल आया और वो बेड पर से उठने लगी। तभी कोई डोर ओपन करके अंदर आते बोला, ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें अब से प्रॉपर रेस्ट करने को बोला है और तुम यहाँ से कहाँ पर जा रही थी? रिधा ने देखा सामने अथर्व था। वो जल्दी से दौड़ते हुए गई और अथर्व के गले से लिपट गई और उसका चेहरा छूते बोली, आप ठीक तो हो ना? आपको पता भी है हम कितना डर गए थे आपके बारे में सुनकर, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो अथर्व उसे चुप कराते बोला, स्टॉप क्राइंग बेबी गर्ल, तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो, एकदम बंदरिया जैसी लगती हो तुम। अथर्व के मुंह से ऐसा सुनकर रिधा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में मुंह फुला लेती है और अथर्व को मुक्का मारने लगती है। अथर्व के पीछे खड़े डॉक्टर भी उनकी केमिस्ट्री को देखने लगे और उन्हें देखकर उसके मुंह से यही निकला, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। अथर्व रिधा से, तुम्हारे लिए इतनी देर खड़ा रहना सही नहीं है, तुम आराम करो, और अपनी गोद में उठाकर रिधा को बेड पर बिठा देता है। इन सब से परेशान होकर रिधा बोली, लेकिन हमें हुआ क्या है? आप इस तरह क्यों बिहेव कर रही हैं? तो अथर्व, तुम्हें सच में नहीं पता है? रिधा नासमझी से तो नहीं थी। अथर्व सीरियस होकर, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम मम्मी और मैं पापा बनने वाले हैं, यू आर प्रेग्नेंट रिधा। रिधा अथर्व के मुँह से ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। वो रिधा अथर्व से बोली, सच में? अथर्व, यस, तुम सच में माँ बनने वाली हो। रिधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अथर्व को अपने गले से लगा लेती है। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ईश्वर ने इतनी बड़ी खुशी हमारी झोली में भर दी। अथर्व, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम लड़कियां जब देखो तब आंसू बहाने को रेडी रहती हो। क्या तुम लोगों के अंदर ऑटोमेटिक रोने की मशीन फिट होती है क्या? हर बात पर रोने लग जाती हो, समझ में नहीं आता कब किस बात पर रोने लग जाती हो। और तुम भी इसी टाइप की हो। रिधा, ये तो खुशी के आंसू हैं, आप नहीं समझ सकते हो, समझे? अब यहाँ से चले,
हमें बहुत ही अनईजी सा फील हो रहा है। जिसके बाद अथर्व रिधा को घर लेकर आता है और इसी तरह महीने गुजरने लगते हैं। इस दौरान अथर्व ने रिधा का बहुत ध्यान रखा था, हर छोटी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करा था, चाहे वो आधी रात को आइसक्रीम खिलाना हो या कोई दूसरी चीज़ हो। और अथर्व ने इस दौरान ऑफिस का काम भी घर से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि वो रिधा को बिल्कुल भी अकेले छोड़ने देना नहीं चाहता था। ऐसे ही एक रात अथर्व और रिधा बिस्तर पर सो रहे थे, तभी रिधा को दर्द महसूस हुआ और वो दर्द से तड़पने लगी थी और वो अथर्व को देख रही थी। उसकी आवाज़ से अथर्व की भी नींद खुल गई। उसने देखा रिधा दर्द से तड़प रही थी। उसने रिधा को गोद में उठाया और उसे कार में बिठाकर कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचकर रिधा को तुरंत एडमिट कर लिया गया और उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। वहीं बाहर अथर्व बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसे रिधा की बहुत टेंशन हो रही थी। थोड़ी ही देर में एक नर्स बच्ची को हाथ में लेकर आते बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी बेटी हुई है। और बच्ची को अथर्व की गोद में पकड़ा दिया। अपनी बच्ची को देखते हुए अथर्व की आंखों में आंसू आ गए। फिर अथर्व ने अपने जेब से नोटों की गड्डियां निकालकर नर्स को सभी को मिठाई खिलाने को कहा। 2 दिन बाद रिधा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी और वो अथर्व और अपनी बच्ची के साथ अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रिवांशी रखा और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगी। और अब उनकी खुशी में उनकी बेटी रिवांशी भी शामिल थी और तीनों बहुत खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।